क्या आप लोगों का वो कंप्लीट यूनिट अदर देन कंपनी लॉ समझ आ रहा है? क्या हमें ऑडिट की डेफिनेशन समझ आ चुकी है? क्या ऑडिट की बड़ी वाली डेफिनेशन समझ आ चुकी है? क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन आती है? क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है समझ भी आ गया, और जो किताब में लिखा हुआ वो भी समझ आ गया? क्या हम स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी, ट्रू एंड फेयर, मटेरियलिटी, ये सारी बातें जी भाई वो पिछले सेशन वाली इसमें कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं? नहीं, लेकिन हम तो इस वक्त ऑडिट में ना, आपसे मैंने कहा था कि पिछले सेशन वाला सारा अवेलेबल कर दें, उसके अलावा अगर कोई, ताकि एहतियातन ज़रूरत, ठीक है, अगर वो आ सके तो हम लोगों ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, फिर उससे थोड़ा सा आगे गए और हमने कहा कि ऑडिट और अश्योरेंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या अश्योरेंस की डेफिनेशन समझ आई? अश्योरेंस के 5 एलिमेंट समझ आए? अश्योरेंस और ऑडिट का फ़र्क समझ आया? फिर हमने कहा ऑडिट के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, फ़ायदे समझ आ गए। ऑडिट की लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन समझ आई। खुदा ना खास्ता किसी चीज़ को रट्टा तो नहीं मार रहे, समझ के कर रहे हैं। अगर फिर भी शदीद नीयत हो या नीड होगी जी मुझे कुछ ना कुछ तो क्राइम करना है, तो कुछ की पॉइंट्स लिख लिया करें, उनको याद कर लें। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं जी मैं तो हुई वो स्टूडेंट जो रट्टे के बगैर जी ही नहीं सकता, तो ठीक है, फिर वैसे ही करें जैसे बीलो सीलो में किया है, लेकिन फिर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होगी, लिखना काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, चूँकि इसका सिलेबस उन दोनों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें लॉजिकली चलेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आगे गए और हमने कहा कि कुछ बॉडीज़ हैं जो कि हमें डील कर रही हैं, जैसे आईफेक, आईएएसबी। आईफेक समझ आया? आईफेक के अंदर 4 बोर्ड समझ आए हैं। शायद इन 4 बोर्ड्स को याद अभी करना पड़ा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका 2-3 दफ़ा जिक्र होगा तो आपको जहन में बैठ जाएगा। काम का बोर्ड एक है, वो कम से कम याद होना चाहिए, IASB। ये क्या बोला है? इंटरनेशनल ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इसने वो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो स्टैंडर्ड समझ आए हैं। ऑडिट के स्टैंडर्ड हैं, रिव्यू के हैं, एश्योरेंस के हैं, रिलेटेड सर्विसेज हैं, और एक ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट का कि अच्छी क्वालिटी हमने किस तरह से देनी है। आइए से बनता कैसे, असली और नकली दोनों कहानियाँ समझ आ गई हैं। दुख की बात यह है कि मैंने जो सुनाई थी वो असली कहानी है और जो किताब में लिखी है वो नकली है, लेकिन फ़िलहाल हमें नकली कहानी ही जहन में रखनी होगी कि ये स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर ये मशवरा लेते हैं और मशवरे के बाद थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। असली बात ये है कि ये मशवरा लेते हैं, मशवरे से स्टैंडर्ड बनाते हैं और उन सबको उन्हीं का मशवरा दोबारा से चेप देते हैं। और चूंकि हर किसी को हर किसी की बात नहीं पता होती, तो सबको लगता है कि ये किसी सेंट्रल बॉडी ने बैठ के दिमाग लगाया है और उन्होंने सोचा होगा, और हर मुल्क के लोग उस पर राज़ी भी होते हैं। तो बड़ी मज़े की स्ट्रैटेजी है जिससे लोग अपने लिए खुद ही डिसीजन मेकिंग करके इन्हें दे देते हैं। आईफेक, आईएएसबी और इस वाले टॉपिक में चीज़ें क्लियर हैं। फिर ISA 200 कहता है कि जब आपने ऑडिट करना है तो लॉ को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, ISS को फॉलो करना है, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ चुकी है, हमें सबको समझ आ गई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझ आई है। 3 नंबर का सवाल, differentiate between professional judgment and professional skepticism. Elaborate your answer by giving 1 example each. 3 नंबर के लिए अगर आपने इस पे लड़ना हो, फिलहाल शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बहुत अच्छी एकदम से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या मुझे उर्दू में कोई प्रोफेशनल जजमेंट को डिफरेंशिएट करके बता सकता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से? प्रोफेशनल जजमेंट में हम अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमारा क्वेश्चनिंग माइंड होता है, उसके जरिए हम प्रोफेशनल जजमेंट में हम अपनी अभी तक की नॉलेज और अपनी जो स्किल्स डेवलप हो गई होती हैं, जो हमारी ज़ात मैच्योर हो चुकी होती है, हम उसकी वजह से एक अच्छे फैसले तक पहुंचते हैं। जबकि स्केप्टिसिज्म में हम एविडेंस को परख रहे होते हैं। स्केप्टिसिज्म में हम सामने से मिलने वाले जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को देख रहे होते हैं कि हमने इसको किस तरह से देखना है। तो बिल्कुल सही है, एक तरफ प्रोफेशनल जजमेंट में हम अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि स्केप्टिसिज्म में हम किसी की बात को वेरीफाई करने के लिए उस पर जरा कर रहे हैं, उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं, उस पर क्रिटिकली सोच रहे हैं, उस पर फ़ौरन से यकीन नहीं कर रहे, उसको मैथमेटिकली या कागज़ से वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। तो प्रोफेशनल जजमेंट की एक एग्जाम्पल क्या देंगे? चले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जाम्पल देते हैं। मतलब अगर हम किसी स्टूडेंट का कोई नोट चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसने हमने कोई एक पेज पढ़ा है और आगे से हम माइंड बना के आगे उसके सारे ही ठीक होंगे,
ठीक है, स्केप्टिसिज्म के एग्जांपल है। ये स्केप्टिसिज्म के अगेंस्ट है बिल्कुल। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हम एक डाटा देखें, एक स्टूडेंट के 10 सफ़े के नोट्स और हम पहला सफ़ा देख के एक ओपिनियन बिल्ड कर लें सही है, और हम आगे वाले सफ़े देखें ही ना, सोचें अच्छा ही होगा, तो ये गलत है। नहीं, आपने हमेशा जहन में रखना है कि गड़बड़ हो सकती है और आपने ज़्यादा गहराई में देखना है ताकि आप चीज़ों को कवर कर सकें। स्केप्टिसिज्म की उन्होंने एग्जांपल दे दी। जजमेंट की एग्जांपल अगर आप देना चाहें। जैसे कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें इतना एक्सपीरियंस होगा कि हम इसमें जब ऑडिट करेंगे तो इन्वेंट्री को हम ना सामने रखेंगे कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑडिट करने जा रहे होंगे तो बेस्ड ऑन आवर प्रोफेशनल जजमेंट हम ज़रूर समझेंगे कि इन्वेंट्री शुड बी एन इंपॉर्टेंट एरिया हेयर, और हमें इन्वेंट्री को ज़्यादा फोकस करना होगा। तो किसी किताबचे में लिखा है या नहीं लिखा, ऑडिट के किसी स्टैंडर्ड ने हमें बताया या नहीं बताया, हमारे तजर्बे ने हमें ये ज़रूर समझा दिया होगा कि इन्वेंट्री एक बड़ा ज़रूरी एरिया होता है जब आप ऑडिट कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। डन। कोई कंफ्यूजन अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी? ठीक है, ऐसे ही है। यानी कि बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है कुछ नहीं ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है कि जब सामने इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने अलर्ट हो जाना है। तो स्केप्टिसिज्म कहते हैं इस चीज़ को कि आपने अलर्ट हो जाना है। अब अलर्ट कब कब हो जाना है तो उसकी उन्होंने सर्कमस्टांसेस दी हैं। तो बेसिकली उन्होंने एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस दिए हैं जहां पे आप अलर्ट हो तो ज़रा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नॉट एग्जैक्टली एग्जांपल ऑफ स्केप्टिसिज्म है, ये वो सिचुएशंस हैं जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये यूजेस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी, अब स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा या कहाँ कहाँ ये हमें बचाएगा? अगर आपके पास ऑडिट एविडेंस आया है, अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन आई है, कोई चीज़ मिली है और आपने उससे ओवर जनरलाइज कर लिया, आपने थोड़ी सी चीज़ें देखी और थोड़ी सी जब चीज़ें देखी तो चीज़ें सही चल रही थी, आपने 5-6 चीज़ें चेक की और उनमें चीज़ें ठीक से चल रही थी, आपने सोचा था मैं 100 चीज़ें चेक करूंगा। अब जब 5-6 चीज़ें ठीक आई तो आपको भरोसा हो गया क्लाइंट के लोगों पे, आपने कहा अच्छे लोग हैं ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने सोचा अच्छे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, अगला जो सैंपल है आप इतने ध्यान से नहीं देखेंगे, आप प्रीऑक्युपाइड माइंड में होंगे। तो स्केप्टिसिज्म आपको बचाएगी इस वाली बात से, आपको ओवर जनरलाइज नहीं करने देगी। आप अच्छी तरह से देखेंगे एविडेंस को, उसके क्रिटिकल तरीके से परखेंगे और फिर उसके मुताबिक काम होगा। जी, कोई कंफ्यूजन? जितना हमने पढ़ा है समझ के चलना है। ऑडिट में याददाश्त बहुत बात की स्किल है, सबसे अहम स्किल है समझ। TCWG ये शॉर्ट वर्ड किताब में जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के लिए हम ये शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी किताब में 3 शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लिख दिया F/S, चूँकि बहुत सारे स्टैंडर्ड में हर दूसरे तीसरे जुमले में वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा होता था। फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आधी लाइन तो यही कहा जाता है, तो उसकी जगह AFRF लिख दिया, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनकी जगह लिख दिया TCWG। तो जब मैं पहली दफ़ा अपनी पूरी किताब में इन सारों को रिप्लेस किया तो पता नहीं मैंने कितने 1000 वर्ड्स रिप्लेस किए। फिर मुझे अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने उतने सारे वर्ड्स को शॉर्ट कर दिया जिससे मेरी किताब में कुछ पेजेस बचे, और ये किताब ने जितनी दफ़ा भी प्रिंट होना है उतनी ज़्यादा कॉपीज़ मल्टीप्लाई पे उतने सारे पेजेस, तो मैंने कई दरख्तों को बचा लिया। अभी आप जब फाइनल में जाएंगे तो एक पेपर आएगा सस्टेनेबिलिटी, तो वहाँ इसी तरह की हम बात करेंगे कि इस इदारे ने इतने दरख्त बचा लिए, इस इदारे ने इतनी पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, इस इदारे ने इतने धुएं को कम कर लिया, इस इदारे ने माहौल के साथ इतना अच्छा ये काम कर लिया। तो इसके फिर पॉइंट्स होते हैं, फिर उन पॉइंट्स का ऑडिट भी हुआ करेगा। जब तक आप लोग आगे जाएंगे और आप प्रोफेशन में कल को अपनी फर्म शुरू कर रहे होंगे तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑडिट होगा सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट, कि आप कंपनियों के सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि इस कंपनी ने अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया है। तो फिर वो डाटा जनरेट होगा, आप उस डाटा को ऑडिट करके, यानी अगर वो कहेंगे कि जी हमने इस तरीके से अपने कागज़ का यूज़ इतना कम कर लिया, ये क्लेम उन्होंने अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में तो कर दिया, दुनिया के सामने तो मौजूद हो गए, लेकिन क्या ये क्लेम सही भी है या नहीं? तो फिर ऑडिटर एविडेंस देखेगा, वर्किंग देखेगा और फिर अंदाज़ा लगाएगा कि जो वो अपनी सस्टेनेबिलिटी वाली बातें कर रहे हैं अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, वो सही हैं या नहीं। तो 2025 की जो स्कीम जो प्लान कर रहे थे तो उसमें इन्होंने कहा जी अब हमने जिद्दत के तकाज़ों से हम आहंग होना है, तो दुनिया में इस वक्त सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
इंटरेस्टिंगली आप जल्दी से ऑडिट निकाल लें, क्योंकि ऑडिट के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी की बातें ऐड हो जाएंगी आगे नई स्कीम में, कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट क्या होता है। जो हमारा रिव्यू वाला स्टैंडर्ड है उसके साथ एक स्टैंडर्ड और ऐड हो जाएगा कि सस्टेनेबिलिटी को हमने चीज़ों को कैसे देखना है। फिर सीए फाइनल में सस्टेनेबिलिटी का पेपर भी ऐड हो जाएगा और 3-4 और पेपर में भी सस्टेनेबिलिटी की बातें ऐड हो जाएंगी। क्योंकि बाहर की दुनिया में ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा हॉट है, पाकिस्तान में कुछ अरसे बाद आ जाएगा, लेकिन कल को जब आप बाहर जाएंगे तो आप बता सकेंगे कि जी मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि जिसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी जानता हूँ और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और उसको भी मैं चेक करना जानता हूँ। तो वो इसका एक मकसद सस्टेनेबिलिटी था। तो इतने ईयर से हमने इतने सारे दरख्तों को कटने से बचाया। हाँ, जो बाकी प्रिंट हुई उससे जो इतने सारे दरख्त हलाक हो गए। फिर हम लोग हर सेशन कोशिश करते थे कि अपना जो है ना वो खून निचोड़ के किसी तरह से अपने बच्चों को फ्री किताबें अवेलेबल कर दें। ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें हम खुद ही बंद कमरे में बैठ के खुश होते रहते थे कि हमने बच्चों का फ़ायदा किया। बच्चे कभी भी इसको ना एक्नॉलेज करते थे, और जब जब भी कोई बच्चा आके कहता था जी मुझे डिस्काउंट वगैरह चाहिए, तो हम कहते थे देखो यार तुम्हें मतलब किताबें भी दे रहे हैं सारा। उन्होंने कहा जी किताबें तो आप दे देते, वो तो सॉफ्ट में भी हैं, मैं तो पढ़ता भी नहीं किताब, रख लें वापस। तो उससे हमारे दिल बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हुए। फिर सस्टेनेबिलिटी आया 2025 में, और सस्टेनेबिलिटी कहता है कि आपने एनवायरनमेंट बचानी है। तो फिर हम लोगों ने अपनी बुक्स वाला जो हमारा होता था कि हम बुक्स देंगे, हमने उसको रिप्लेस कर दिया ई बुक्स के साथ। जैसे आईकेप सस्टेनेबिलिटी गो ग्रीन का सबसे बड़ा फैसला आईकेप ने किया था कि किताबें देनी बंद कर दी थी और उसको सॉफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। तो अब हम आप लोगों को दे रहे हैं ई बुक्स। अब आप सब लोगों के पास हमारी किताब की सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस मौजूद है, और अगर आप में से कोई बहुत ही गंदा है और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है और वो दरख्तों को कत्ल करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं फ़िज़िकल पढूं, मुझे फ़िज़िकल मजबूरी है कि मुझे फ़िज़िकल किताब से पढ़ना होता है, तो उसके लिए हम फिर लो कॉस्ट सब्सिडाइज किताबें बनवा रहे हैं ताकि जो है उसको कम पैसों में हल्के कागज़ का मतलब है कम दरख्त कत्ल हुए हों। तो सस्टेनेबिलिटी हमारे विजन में है। SBI जो है वो इस वक्त सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत आगे तक चला गया है। तो सस्टेनेबिलिटी की वजह से ये तो मैंने जस्टिफाई कर दिया अपना फ़ैसला जो है ना बड़ा। तो बहरहाल मतलब हमने बड़े अरसे कोशिश की और जब तक हो सका हम चीज़ें कवर करते रहे। अब हम फ़ीस बढ़ा भी नहीं पा रहे थे, खर्चे मुसलसल बढ़ते जा रहे थे और बच्चे नाशुक्रे होते जा रहे थे, और वो कहते कि गंदी किताब है, इसका सफ़ा भी अजीब सा होता है फलाना, इससे बेहतर था हमें कह देते हम आपको अच्छी वाली प्रिंट करवा देते। अब सारे बच्चे तो अमीर नहीं होते, मतलब हर बच्चे की अपनी। तो फिर हमने ये सोचा कि जो मॉडरेट पैसे रखने वाला बच्चा है उसका हम साथ दें, हम उसके लिए सस्ती बुक अवेलेबल कर दें, और जो अमीर बच्चा है वो सॉफ्ट कॉपी निकाले अपने इलाके में जाके किसी अच्छे प्रिंटर को दे, उसको कहे भाई मुझे इसके प्रिंट निकाल दो और एक अच्छी सी बाइंडिंग बना दो। एक प्रिंट औसतन 10 रुपये का पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल में किताब में शायद 350 पौने 400 सफ़े हैं, तो तकरीबन पौने 4000 के प्रिंट हो जाएंगे। बाइंडिंग वगैरह डाल के तो 4000 में एक अच्छी सी किताब बन जाएगी। ज़्यादा जगह 2000 के आसपास की किताब होती है। हमारी किताब मेरे ख्याल में जब आएगी तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन शायद 600 से 700 के दरमियान अवेलेबल हो रही हो। तो ऐसे में हमने जो है वो इको फ्रेंडली भी हो गए, हम स्टूडेंट फ्रेंडली भी हो गए, और जिसको फिर भी अच्छी किताब चाहिए थी और वो हमारी किताब से नाराज़ रहता था और हम खामखा सोचते थे कि हमने बच्चों के साथ अच्छा किया, और बच्चे फिर मुंह चढ़ा के बैठे होते थे कि ये क्या है, ये SBI वाले धक्के से हमें फजूल सी किताब दे देते हैं। तो अब वो अपने तरीके से उस किताब का अच्छा वर्जन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आगे चलते हैं। इस जुमले के अंदर कितना दुख छुपा हुआ है वो आपको नहीं पता। बड़ी कोशिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन जब फ़ायदा भी उन्हें नहीं मिल रहा, वो तकलीफ़ में भी हैं और हम भी तकलीफ़ में, और समाज भी तकलीफ़ में, और दरख्त भी कत्ल हो रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम कि अब हम जो है ना फिज़िकल आहिस्ता आहिस्ता हम AC बंद करने शुरू कर देंगे, क्योंकि AC जितना चलेगा उतनी बिजली कंज्यूम करेगा, जितनी बिजली कंज्यूम करेगा उतना ऑयल सड़ेगा, और जितना ऑयल सड़ेगा उतना एनवायरनमेंट डैमेज होगी। तभी ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप लोग घर बैठें ताकि कम से कम जो है ना वो इमिशंस हो, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बताना होगा कि हमने एनवायरनमेंट कितनी डैमेज की, और हमने बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डैमेज की होती है। जब एक ही कमरे में 5-5 AC चल रहे होते हैं तो सोचिए एनवायरनमेंट कितनी डैमेज होती है। ठीक है जी, हमें सब समझ आ गया। अब कमती लॉ की तरफ चलते हैं, जो हमारा अब अगला टारगेट है।
कंपनी लॉ और ऑडिट। आपने कंपनी लॉ में इतने सारे चैप्टर पढ़े, पहले ऑडिट का चैप्टर कंपनी लॉ में हुआ करता था, फिर आईकेएप को लगा कि कंपनी लॉ का सिलेबस पहले ही बहुत ज़्यादा है और ऑडिट का सिलेबस काफ़ी कम है, तो उन्होंने कंपनी लॉ में से वो ऑडिट का चैप्टर भी उड़ा दिया और वो ऑडिट का चैप्टर यहाँ ले आए। तो कंपनी लॉ के चंद सेक्शंस हैं जो ऑडिटर के बारे में हमें गाइड करते हैं। अच्छा, कंपनी लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कंपनी लॉ किस तरह के इदारे का लॉ है? कंपनीज का। और ऑडिट हम किस किस का कर सकते हैं? हर एंटिटी का। तो पूरे ऑडिट में मैं हमेशा कहूंगा कि एंटिटी को ऐसे करेंगे, एंटिटी के बड़े, एंटिटी की दोषाविद गवर्नेंस, लेकिन इस वाले पोर्शन में हमारी किताब हमें पाकिस्तान में मौजूद हमें समझाना चाह रही है कि हर मुल्क में लॉ मौजूद होता है जो ऑडिट को रेगुलेट करता है। तो पाकिस्तान में जो कंपनी लॉ है उसने कंपनियों को ऑडिट कैसे होगा और कौन करेगा और कौन नहीं कर सकता उसको रेगुलेट किया है। तो अब जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ये जो 2-3 दिन हम इस वीक में पढ़ते रहेंगे, हम एंटिटी के बजाय कंपनी सोचेंगे और हम डायरेक्टर्स बोला करेंगे। तो बस इस पोर्शन में हम लोग सिर्फ कंपनियों का जिक्र करेंगे, अदरवाइज ऑडिट में जब भी हम बात करेंगे तो हम कंपनी के ऑडिट की बात नहीं कर रहे होंगे, हम किसी भी एंटिटी के ऑडिट की बात कर रहे होंगे। क्लियर? अब कंपनी लॉ हमें सबसे पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ मेजर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, पाकिस्तान में कंपनी ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगी। पहला एक सवाल, वो सेक्शन यहाँ नहीं है, वो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा था, क्या ऑडिट मैंडेटरी होता है या नहीं होता? क्या कंपनियों के लिए ऑडिट कराना वाजिब है? 1 मिलियन से ऊपर प्राइवेट। पब्लिक कंपनियां सारी ऑडिट करवाएंगी और प्राइवेट कंपनी जो 1 मिलियन से ऊपर होगी उस पर ऑडिट मैंडेटरी है। इसका मतलब है 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी पर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, उसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक प्राइवेट कंपनियां होंगी उन सबको ऑडिट करवाना होगा। ये बात इस पोर्शन में नहीं लिखी हुई क्योंकि ये सेक्शन आप लोगों ने पीछे अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ के अंदर। ये अगर आप कंपनी लॉ साथ में पढ़ रहे हैं तो आप कुछ देर में, कुछ दिनों में वहां तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उसके तो चैप्टर फौरन खत्म हो जाते हैं। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, अब जिस भी कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, तो ऑडिटर की एक टाइमलाइन है। ये जो पहला ऑडिटर है, कंपनी का जिंदगी का पहला ऑडिटर, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई है उसके 90 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके ये नहीं, इसका मतलब है ऑडिटर इतनी जरूरी चीज है कि अभी कंपनी बनी है, अभी काम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का पता नहीं सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला, लेकिन ऑडिटर अपॉइंट जरूर कर लो। तो कंपनी का पहला ऑडिटर कब अपॉइंट करना है? 90 डेज के अंदर अंदर। और ये अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स, क्योंकि अभी तो मेंबर्स की तो अगर आपको याद हो तो स्टैची मीटिंग भी नहीं हुई होगी, अभी फर्स्ट एजीएम भी बहुत बाद में होगी। तो इस वक्त कंपनी को चला रहे हैं डायरेक्टर्स, तो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के पहले ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और 90 डेज के अंदर अंदर करेंगे। ये ऑडिटर पहली एजीएम तक ऑडिटर रहेगा, क्योंकि पहली एजीएम पे आपको याद होगा कंपनी के पहले अकाउंट्स और पहली ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद शायद आपको ये भी याद हो कि ऑर्डिनरी बिजनेस आपने पढ़े थे, हर एजीएम पे कुछ 4 काम होने होते हैं, जिनमें से डायरेक्टर का इलेक्शन 3 साल बाद होता है, लेकिन बाकी हर साल होते हैं। उनमें से एक था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो इसका मतलब है हर एजीएम का ये मुद्दा होता है कि हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को डिस्कस करें, या तो हम पिछले वाले ही भाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे उसी को दोबारा अपॉइंट कर लेते हैं, या हम एक नए बंदे को ले आते हैं। वो चीज़ हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि पिछला वाला बंदा कब आएगा, नया बंदा कब आएगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो पहली एजीएम तक इसका टाइम है, पहली एजीएम पे ये रिटायर हो जाएगा, उसके बाद ये भी एलिजिबल है और इसके अलावा मार्केट के सारे ऑडिटर एलिजिबल हैं जिनको हम अपॉइंट करें। ये सेक्शंस हैं, इनको हम 2-3 दिनों में तोड़ के पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि ऑडिटर कौन सी तरह का कब अपॉइंट होता है, ऑडिटर सबसीक्वेंट वाला किस तरह से आता है, एंड फाइनली कौन लोग ऑडिटर हो सकते हैं, क्या तालीम रखने वाला ऑडिटर हो। फिर हमारा आगे का मुद्दा होगा कि कौन ऑडिट नहीं कर सकता। वो बड़ा टेक्निकल एरिया है, 10-11 तरह के बंदों को उन्होंने मना किया है। हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि हम इस काबिल हो सकें कि हम पेपर बेस उसको देख सकें। फिर हम आगे चल के उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 सवाल मैं अपनी खुशी से क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ आए कि क्या उस सवाल को कैसे करना है। और देन होगा आपका वेरी फर्स्ट ड्राफ्टिंग सेशन, जिसमें इस पूरे चैप्टर के डिफरेंट सवाल होंगे और आपने लिखना कैसे है, आप कुछ ना कुछ लिख के चेक करवाएंगे। तो वो फिर सैटरडे पे हमारा पहला ड्राफ्टिंग सेशन होगा इंशाल्लाह, पूरे चैप्टर का, मेनली फोकसिंग ऑन कंपनी लॉ एरिया। इस चैप्टर में से कंपनी लॉ से हटके जो है वहाँ से सीधे सवाल आते हैं, लेकिन कंपनी लॉ से 90% ऑफ द टाइम्स
बड़े घूमे हुए सिनेरियोज आते हैं। तो हमें समझना होगा, पहला ऑडिटर हमें समझ आ गया। सब्सीक्वेंट ऑडिटर, पहले के बाद हर अगले साल आने वाले ऑडिटर को हम कहेंगे सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर हमेशा अपॉइंट हुआ करेगा एजीएम पे। मेंबर्स एजीएम में इकट्ठे होकर इसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन मेंबर्स को एक शॉर्ट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टर्स। डायरेक्टर रिकमेंडेशन देंगे कि भाई इनमें से किसी एक को आप लोगों ने चूज करना है। डायरेक्टर कैसे रिकमेंड करते हैं, सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का भी हमने प्रोसेस समझना है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। तो ये मेंबर्स करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स की शॉर्ट लिस्ट में से करते हैं, और ये भाई साहब अगले एजीएम तक के लिए आते हैं। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, ये क्या चीज होती थी, ऑडिटर के ऑफिस में जगह खाली हो गई, ऑडिटर मर गया, बीमार हो गया, इनएलिजिबल हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई भी दुर्घटना पेश आ गई, जैसे कैजुअलिटी होती है ना, तो बेसिकली कैजुअल वैकेंसी। तो अगर ऑडिटर के ऑफिस में जगह खाली हो जाए अचानक से, तो चूंकि ये हंगामी सिचुएशन है, तो डायरेक्टर्स आएंगे और 30 डेज के अंदर अंदर उस वैकेंसी को फिल करेंगे। किस बंदे के थ्रू फिल करेंगे वो हम जो पढ़ेंगे कि कौन कौन ऑडिटर हो सकता है, वो उसी से ही करेंगे, लेकिन अब मेंबर्स नहीं आएंगे। तो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर ने अपॉइंट किया और कैजुअल वैकेंसी भी मेंबर्स ने अपॉइंट किया सब्सीक्वेंट। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा पावर डायरेक्टर्स के पास है और बड़ा कम मेंबर्स की बारी आती होगी। ये सब्सीक्वेंट एक दफ़ा की बात नहीं है, हर साल वाले को सब्सीक्वेंट कहते हैं, और ये फर्स्ट वाला ज़िंदगी में एक दफ़ा होना, ख़त्म कहानी। और कैजुअल वैकेंसी हंगामी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि 2 एजीएम्स के दरमियान अचानक से कोई बहुत ज़्यादा मामला पेश आ जाए। तो पहली दफ़ा डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद हर साल मेंबर्स अपॉइंट करते जा रहे होते हैं, अनलेस के अचानक कोई हंगामी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अब सवाल ये है कि इस ऑडिटर की रेम्युनरेशन कौन सेट करेगा। लॉ ने 3 टोटके बताए। उन्होंने कहा अगर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया ऑडिटर को, तो डायरेक्टर्स तय करेंगे इसकी रेम्युनरेशन। अगर एसईसीपी को अपॉइंट करना पड़ गया ऑडिटर, तो एसईसीपी सेट करेगा। इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स करेंगे, और ऑल अदर केसेस में एक ही केस है, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। तो ऑडिटर या डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं या मेंबर अपॉइंट करते हैं, और कभी कभी एसईसीपी बहादुर आ जाता है बीच में। अब सवाल ये है कि एसईसीपी कब आएगा, जब ये टेबल वायलेट होगा। उसके अलावा 2 और बातें, एक आज पढ़ेंगे और एक आध परसों या कल पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। अगर पहला ऑडिटर 90 दिन तक ना अपॉइंट किया जाए, तो एसईसीपी करेगा अपॉइंट। अगर सब्सीक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट ना हो, तो एसईसीपी करेगा ऑडिटर। अगर कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में अपॉइंट ना हो, तो एसईसीपी करेगा। ये 3 केसेस हैं जो सामने टेबल पे हैं। चौथा केस ये है कि अगर ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट हो। एक ऑडिट चल रहा था, अचानक से एक ऑडिटर का मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं ऑडिट कंप्लीट नहीं करना चाह रहा, मैं जा रहा हूँ। पूछेंगे क्या हुआ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हुआ? नहीं जी। तुम्हें कोई बीमारी है? नहीं जी। तुम्हें कोई और मसलो मसाइल? नहीं। क्यों छोड़ रहे हो? मैं बता नहीं सकता। अगर एक अपॉइंटेड ऑडिटर अचानक से हमें घबराया लग रहा हो, अचानक से कहे सॉरी मैं ये ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकता, भाई तुम एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थे, तुमने अपॉइंटमेंट से पहले 100 दफ़ा सोचा होगा तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, कंपिटेंस है या नहीं है। तो अगर उस सब के बाद तुमने बड़े ध्यान से ये फैसला किया था कि मैं ऑडिट को सिलेक्ट करूं, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई डेथ हो गई है, कोई इनेलिजिबिलिटी हो गई है, तो तुम अचानक से अनविलिंग हो गए हो। ये एक मशकूक सिचुएशन है, शायद उसके बच्चे को अगवा कर लिया है, उसे क्या ऑडिट छोड़ दो। वो कह रहे मैं ऑडिट छोड़ना चाह रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं क्या रीज़न, उसने कहा मैं बता नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा जी मुझे अब हक का पता लगा है, मुझे अब पता लगा है कि मैं तो गलत लोगों के साथ था, वो अच्छे लोग थोड़ी थे। अब जाहिर है वो ऐसी किसी मजबूरी की वजह से कह रहा है सारा। तो ये एसईसीपी को मशकूक सिचुएशन लगती है कि एक अपॉइंटेड ऑडिटर एक ऑडिट के दरमियान इनएलिजिबल भी ना हो, कैजुअल वैकेंसी भी ना हो, और अचानक से कहे आई एम अनविलिंग टू ऑडिट। इसको ऑडिट की ज़बान में कहते हैं विड्रॉल बाय ऑडिटर। एक ऑडिटर चलते ऑडिट से अचानक से विड्रॉ कर ले और वो कहे कि नहीं सॉरी मैं ये ऑडिट नहीं कर सकता, इन हालात में मैं ये ऑडिट नहीं कर सकता। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? एसईसीपी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। SECP shall appoint auditor on its own motion or on application by company or members। SECP खुद भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है
और मेंबर्स वगैरह की दरखास्त पे भी कर सकता है, कंपनी की दरखास्त पे भी कर सकता है। कब? अगर ये मसले हो जाएं, पहला 90 दिन में अपॉइंट नहीं हुआ, सब्सीक्वेंट एजीएम में नहीं हुआ, कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में फिल नहीं हुई, और चौथा ऑडिटर अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। तो इन 4 केसेस में 3 टेबल से मिल गए, और चौथा ये अगर अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट हो तो फिर एसईसी भी बीच में आएगा। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करेंगे तो वो रिम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, एसईसी भी करेगा तो वो, और इन ऑल अदर केसेस, और ऑल अदर केसेस हमें समझ आता है कि वो हैं ही मेंबर्स। तो इस टेबल को भी भूल जाएं, बस ये सोच लें कि जो अपॉइंट करेगा वही रिम्यूनरेशन फिक्स करेगा कि तुम्हारी इतनी रिम्यूनरेशन होगी। रिम्यूनरेशन का एक अपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं ATR 14, हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें बताया गया है कि ये ऑडिट फर्म जितने आवर्स काम करेगी ये उतने आवर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करके चंद रेट से अपनी फीस कोट कर सकते हैं। बीच में हमें कभी मौका मिला तो मैं वो आपसे वो आवर्स का जो चार्ज आउट रेट है सन 2008 का वो शेयर करूँगा। क्यों 2025 का क्यों नहीं? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ICAP पे पाबंदी लगा दी थी उस नोटिफिकेशन के बाद। शायद आपसे कहीं ना कहीं लॉ में वो किस्सा डिस्कस हुआ हो। इन्होंने अपने उसमें लिखा होता था कि हम कम से कम इतनी ऑडिट फीस लेंगे, तो फिर कंपटीशन कमीशन ने कहा कि आप वो नहीं कर सकते, कंपटीशन ख़राब नहीं कर सकते। एक छोटी फर्म कम पैसों में करना चाहती है, करने दें उसे ऑडिट। आपने ये रख दिया है तो अब हर क्लाइंट को कम से कम उतने पैसे देने पड़ेंगे जितने ICAP ने फिक्स किए हैं। तो ICAP के उस नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट के कुछ और अथॉरिटीज़ ने चैलेंज कर दिया था, तो ICAP ने उसके बाद वो रेट लिस्ट रिवाइज नहीं की। लेकिन सन 2008 की रेट लिस्ट सुन के भी आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि हमारी बारी जो है ना वो रेट ख़राब हो गए। अच्छा भला पुराने दौर के ऑडिटर कितना ज़्यादा कमाते थे। अब एक सिचुएशन जो नहीं डिस्कस हुई, एक ऑडिटर चल रहा है, एक हमने का ऑडिटर खुद छोड़ के गया, एक हमने का को हादसाती तौर पे मर गया, इनएलिजिबल हो गया या कुछ और इस तरह से मामला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो ऑडिट करने की पोजीशन में ही नहीं रहा। एक ये है कि कंपनी वालों को लगा कि ये अच्छा ऑडिटर नहीं है। अब अगर हम डायरेक्टर्स को ये इख्तियार दे दें कि तुम्हें ऑडिटर अच्छा ना लगे तो निकाल दो उसे, तो डायरेक्टर्स तो अक्सर इन्वॉल्व होते हैं इन द मैनेजमेंट। तो हो सकता है कि डायरेक्टर इसलिए निकालना चाहता हो ऑडिटर को कि उसका कोई फ्रॉड पकड़ा जाने का खौफ हो। भाई फॉर एग्जांपल ऑडिटर आपको पता है देर तक बैठ के काम कर रहे होते हैं। भाई ऑडिटर लेट सिटिंग कर रहा था, रात 2 बजे तक बैठ के जो है ना वो काम कर रहा था क्लाइंट पे। फिर वहाँ से निकला और उसने सोचा कि इस टाइम पे सिर्फ मैं ही मेहनत करूँ, बाकी तो सारी दुनिया सो रही है। जब वो घर की तरफ जाने लगा तो एक कमरे के पास से गुजरा तो वहाँ से रोशनी आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो डायरेक्टर बैठा अपने कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स खेल रहा था। कंपनी का सिस्टम, कंपनी की बिजली, कंपनी का AC, रात 2 बजे का टाइम, और डायरेक्टर वहाँ पे एक इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी करता पाया गया, यानी वो वीडियो गेम खेल रहा था। रात 2 बजे भी उसे वीडियो गेम ही खेलनी थी, लेकिन बहरहाल मतलब मुझे साफ एग्जांपल देनी थी। तो डायरेक्टर वीडियो गेम खेल रहा था रात 2 बजे, ऑडिटर को पता लग गया और डायरेक्टर को पता लग गया कि इसने मुझे देख लिया है। अब उसने सोचा कि इससे पहले कि कहीं ना कहीं ऑडिटर की किसी ऑब्जर्वेशन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह ये बता दे कि मैं रात 2 बजे तक यहाँ वीडियो गेम खेल रहा होता हूँ, उसने मैनेजमेंट के साथ मिलकर कहा भाई इस ऑडिटर को निकालते हैं, ये सही काम नहीं कर रहा। तो लॉ ने इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि डायरेक्टर्स अक्सर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का इख्तियार तो उन्हें दिया, निकालने का इख्तियार उन्हें नहीं दिया। ऑडिटर को निकालेंगे मेंबर्स जो असल मालिक हैं कंपनी के, और वो भी ऐसे नहीं कि किसी मेंबर ने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं अच्छा बंदा लगता, इसको निकाल देते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए आपको। तो अगर एक चलते हुए ऑडिटर को दरमियान में निकालना है तो जब तक मेंबर्स की इतनी बड़ी मेजॉरिटी इकट्ठी नहीं हो जाती जो स्पेशल रेजोल्यूशन की, हम उसको नहीं निकाल सकते। लॉ ने ऑडिटर को एम्पावर किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही जालिम हो जाए और कंपनी वाले रोते रह जाएं। तो कंपनी के पास भी हक है कि अगर कंपनी के तकरीबन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, जो ओनर्स में से हैं, वो कहते हैं निकाल दो, तो निकल सकता है। तो ऑडिटर मे बी रिमूव बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM बाय स्पेशल रेजोल्यूशन।
अगली एजीएम से पहले पहले एक ऑडिटर को स्पेशल रेजोल्यूशन से निकाला जा सकता है। और अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है और आपको कुछ कुछ याद है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की मीटिंग में पास की जाती है। मेंबर्स की कम से कम 75% मेजॉरिटी इसको ओके करती है तो ये रेजोल्यूशन पास होती है। तो अगर एक ऑडिटर अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप अगली एजीएम से पहले पहले उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से निकाल सकते हैं। अब अगर आपने निकाल दिया तो नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन एसईसीपी इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करेगा विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एसईसीपी। एक था एसईसीपी कब अपॉइंट करेगा, वो 4 केसेस हैं। और यहां हम पढ़ रहे हैं कि अपॉइंट करेगा बोर्ड लेकिन एसईसीपी को लूप में लेके, चूंकि ये एक सिचुएशन खराब क्रिएट हुई थी तो अगर एसईसीपी को डाउट होगा तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। तो क्या ये मैप हमें समझ आया? पहला सब्सीक्वेंट और ये ऑडिटर किस तरह से है, ऑडिटर को निकाल कैसे सकते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट किस किस ने करना है और उसकी रेम्युनरेशन कौन सेट करेगा। अभी तक हम ये नहीं डिस्कस कर सके कि ये जो सब्सीक्वेंट वाला ऑडिटर है इसकी जो अपॉइंटमेंट हो रही होती है किस प्रोसेस से होती है। इस पोर्शन से अगर आईकेएप कभी सीधा सवाल पूछना चाहे तो वो सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पूछ लेता है। बड़ा आसान सा मज़ेदार सा प्रोसेस है। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो उस प्रोसेस को देख लें। उस प्रोसेस को देखते हैं। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर। कंपनीज एक्ट के सेक्शन में एक जुमला लिखा हुआ है, लेकिन हमारी आईकेएप की किताब ये जुमला पी गई, तो मैंने भी अपनी किताब में उस तरह से नहीं डाला, लेकिन मैं ज़बानी आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी अगली एजीएम आती है तो सबसे पहले पिछले ऑडिटर से पूछा जाता है कि क्या आप री ऑडिट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जो पिछला ऑडिटर है हमारा, जो अभी तक ऑडिट करता आ रहा है, जो इस एजीएम पे रिटायर होने वाला है, हम उससे पूछते हैं क्या आप दोबारा अपॉइंट होना चाहते हैं। अगर वो कहे यस तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, और अगर वो कहे नहीं तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। एजीएम से 21 दिन पहले कुछ होता है, नोटिस आता है, और नोटिस में आपने एजेंडा लिखने होते हैं। और ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है तो आप लिखते हैं कि हम इस दफ़ा ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। वहाँ आप ये जुमला लिख देते हैं कि हमारे करंट ऑडिटर ने रजामंदी दी है या नहीं दी। तो आप बता देते हैं कि आर करंट ऑडिटर आर नॉट विलिंग टू रीअपॉइंट। तो भाई आप लोग कुछ सोचो और आप लोग किसी बंदे का नाम सजेस्ट करो। और अगर करंट ऑडिटर विलिंग हो तो बता देते हैं कि जी हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे, हमारे करंट वाले ऑडिटर भी इंटरेस्टेड हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो आपने उनको भी जहन में रखना है। तो ये वाली बात हमारी किताब में नहीं है कि जी पिछले ऑडिटर से आपने जो बातचीत करनी है। अब कहानी शुरू होती है, आप मेंबर्स को नोटिस भेज रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स को अगर कोई अपनी रिकमेंडेशन भेजनी है तो वो कंपनी को भेज सकते हैं। अगर मेंबर के पास कंपनी के शेयर्स हैं, अगर एक ख़ास तादाद से ऊपर उसके पास पावर है, तो वो कंपनी को रिकमेंड कर सकता है कि जी मेरा दिल करता है फलाना बंदे को आप कंसिडर कर लें। नॉर्मली इस तरह की परसेंटेज कंपनी लॉ में आपने देखी थी 10% के तौर पे। अगर एक छोटी एक मुनासिब हम एक मेटीरियल परसेंटेज की बात करें तो हम अक्सर कहते थे 10% वाला मीटिंग करवा सकता है, 10% वाला। तो एक मुनासिब परसेंटेज रखने वाला बंदा कंपनी को रिकमेंड कर सकता है जी फलाना बंदे को देख लें। फ़र्ज़ करें उसने रिकमेंडेशन की, हमने मीटिंग में उसे सिलेक्ट कर लिया, बाद में उसे ख़त भेजा मुबारक को आप सिलेक्ट हो गए, उसने कहा मेरे से पूछा था, मैंने तो नहीं करना ऑडिट। तो जो उसका नाम रिकमेंड कर रहा है उसी के ज़िम्मे है कि उसकी रजामंदी बोले। जैसे एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंपनी के हाथ में था, कंपनी वालों ने उससे पूछ लिया। जो बाहर से कोई नाम रिकमेंड करेगा, जिसने रिकमेंड करना है उसी ने पूछना है कि तुम राज़ी हो, और कंपनी को उसका जो कंसेंट है उस समेत उसने नोटिस भेज देना है कि जी मैंने फलाना बंदे से पूछा है, वो राज़ी है, आप उसको भी कंसिडर कर लें। जैसे ही कंपनी के पास एक दफ़ा भी किसी एक मेंबर का भी लेटर आ गया कि जी फलाना बंदे को कंसिडर कर लें, तो अब देयर आर चांसेस कि एग्जिस्टिंग के अलावा भी कंपटीशन है। फ़र्ज़ करें किसी ने कोई ख़त नहीं भेजा और पिछला राज़ी है, तो एजीएम पे खुद ब खुद पिछला सेलेक्ट हो जाएगा। पिछला राज़ी है, आपने सबको बताया पिछला राज़ी है, और उनसे कहा तुम्हारे जहन में कोई है तो बताओ, और वो खामोश थे, नेगेटिव कंफर्मेशन हो गई, पिछला वाला ऑडिटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा।
पिछला ऑडिटर राजी नहीं था और उन्होंने भी कोई नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब है एजीएम होगी बगैर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के, और जब ऐसा होगा तो अब कौन लेके आएगा ऑडिटर? फिर एससीसीपी। यानी कि इस कंपनी में कोई सीरियस नहीं ऑडिटर को रिकमेंड करने में, तो फिर एससीसीपी आएगा। हमने पढ़ा था कि सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। और किस लिस्ट में से करते हैं? तो डायरेक्टर्स ये लिस्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये जो इन 21 दिनों में जब आपने मेंबर्स को कहा कि आप नाम रिकमेंड करो, तो अगर 4, 5, 6 रिकमेंडेशंस आ गई मेंबर्स की तरफ से, उनको इकट्ठा करके अपने ही मेंबर से कहेंगे भाई ये सिफारिशात आई हैं, इनमें से आपने ऑडिटर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपके पास पहला खत आया, इसका मतलब है कि आपके एग्जिस्टिंग ऑडिटर के अब निकल जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। और आपको पता है लोगों को हमेशा नई चीज़ ज़्यादा पसंद होती है। अगर हम कहेंगे एक नया निज़ाम आएगा हुकूमत का, हम कहेंगे एक नया लीडर आएगा, एक नए तरीके से वो होगा, या हम कहेंगे नया पाकिस्तान होगा, तो लोगों को ज़रा अच्छा सा लगता है। तो हमेशा जब भी एक नई चीज़ वर्सेस एक पुरानी चीज़ हो, तो नई चीज़ को एज मिल जाता है। तो जैसे ही हम कहेंगे एक नया ऑडिटर अपॉइंट करें, सारे कहेंगे चलो अच्छा है, पुराना वाला तो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, हो सकता है नया उससे ज़्यादा बूढ़ा हो। तो वो जिस तरह से मुझे याद है कि जरदारी ने एक दफ़ा जो है ना वो पॉइंट मारा था इमरान खान को, उन्होंने कहा जी इमरान खान जो अपने आप को कहता है मैं यंग जनरेशन का लीडर हूँ, मेरे से 4 साल बड़ा है, तो ये तो मेरे से भी बड़ा है, तो इससे ज़्यादा तो यंग जनरेशन का लीडर मैं हूँ, और उससे ज़्यादा यंग जनरेशन का लीडर बिलावल है, चूँकि वो वाकई यंग है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत में सबसे यंग लीडर तो इस वक्त बिलावल है, हमारे नए वज़ीर आज़म। अच्छा, आप मजाक समझते हैं ऐसी बातें, और फिर बंदे वज़ीर आज़म बन जाते हैं। मैंने ऐसे ही 1-2 साल पहले एक आध क्लास में वज़ीर आज़म की लिस्ट में वो लॉ पढ़ाते हुए एक साहब की तस्वीर दिखाई, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो वज़ीर आज़म भी बन गए। ठीक है, एक साहब की शक्ल दिखाई, मैंने कहा हो सकता है ये सदर बन जाए, जरदारी की सदर बन गए। तो आप लोग नहीं मानते भाई, इस निज़ाम में कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा है हम लोग अपनी तालीमी सरगर्मियों पे फोकस करें, और जब हम ज़रा बड़े हो जाएं तो फिर हम इस तरह की टेंशन लिया करें। तो नया ऑडिटर वर्सेस पुराना ऑडिटर, बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की अट्रैक्शन होगी नए ऑडिटर की तरफ। तो पुराना ऑडिटर तो बैठे बैठे फारिग हो गया, जैसे ही किसी और का नाम रिकमेंड हुआ लोग नए की तरफ चले जाएंगे। तो लॉ ने ये ऑप्शन दिया है कि जैसे ही आपके पास पहली रिकमेंडेशन आए, आप पुराने बंदे को बताएं, इमीडिएटली बताएं, फिल फॉर बता दें। उसको कहें कि देखो अब एक और रिकमेंडेशन कम से कम आ चुकी है, तो जहन में रखना, हम पे डिपेंडेंट मत रहना, तुम अपने तौर पे और ऑप्शंस भी देखते रहना, हो सकता तुम सिलेक्ट हो सकता तुम सिलेक्ट ना हो। जैसे उसको ये खत मिलेगा वो रोना शुरू हो जाएगा, उसकी रोजी बिलात पड़ गई, 25 लाख रुपए ले रहा था वो ऑडिट करने के। वो चाहे तो कंपनी के नाम एक खत लिख सकता है जिसका उन्वान हो मुझे क्यों निकाला। लॉ ने ये उसको ओपन ऑप्शन दिया है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाम मेंबर्स लिख सकता है, जिसमें वो खुल के अपने गमो गुस्से का इजहार कर सकता है कि जी मुझे ईमानदारी की सज़ा मिल रही है, तभी कुछ और ऑडिटर्स का नाम रिकमेंड हो रहा है, मैंने जनाब कंपनी के वसीतर मफाद के लिए ऐसा किया वैसा किया। तो वो अगर अपना ख़त मीटिंग से कम 2 दिन पहले तक पहुंचा दे कंपनी को, तो लॉ कहता है ये वाजिब होगा कि उसका ख़त मीटिंग में बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाया जाए तमाम मेंबर्स को, ताकि उनकी आंखों में आंसू आ जाए, और वो जो नए वाला कॉन्सेप्ट उनके जहन में था वो सोचे नहीं यार ये पुराना है तो क्या हुआ, अपना तो है। तो पुराने को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नए को दूसरा वाला मार्जिन मिल जाएगा। ये तब है जब आपने खत भेजा, अगर आपने खत नहीं भेजा तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। खत कितने अरसे तक पहले तक आ जाए, कम से कम 2 दिन पहले तक आ जाए। अगर आपने खत भेजा और वो मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाना है, तो फिर आपका मौके पर मौजूद होना वाजिब हो जाएगा। उस मीटिंग में उस वक्त आप मौजूद हों जिस वक्त वो खत पढ़ के सुनाया जा रहा है, वो खत पढ़ के सुनाया जाएगा, ऑप्शन सामने रखी जाएंगी, वोटिंग शुरू होगी। जौन से ऑडिटर को 50% से ज़्यादा मेंबर्स ने ओके कर दिया वो सिलेक्ट हो जाएगा। और आप जिस तरह से तमाम ऑफिसर्स की कॉन्सेंट जमा करा देते हैं या अपॉइंटमेंट का जमा करा देते हैं रजिस्ट्रार को, इस तरह से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी जिस भी रूट से जब भी होगी आप उसी तरह से रजिस्ट्रार को उसकी नोटिफिकेशन भी जमा करा देंगे। तो क्या ये प्रोसेस समझ आया? इसमें से अगर मसाले वगैरह माइनस कर दें तो सीधा सा प्रोसेस है। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़रा वो केचप ज़्यादा ऐड कर दी है, इतना सा बेचारा। मेंबर ब्रैकेट में एस, ये जब इस तरह से लिखा होता है मैं मेंबर्स लिख देता, ये ब्रैकेट डालने की क्या ज़रूरत थी?
इसका मतलब है इस वर्ड को हम मेंबर भी पढ़ सकते हैं, मेंबर्स भी पढ़ सकते हैं। तो मेंबर हैविंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग या मेंबर्स, तो एक मेंबर अकेला 10% वाला या 2-3 मिलके अगर 10% रखते हो, shall also be entitled to propose any auditor whose consent has been। तो जिस भी मेंबर अकेले के पास या कुछ मेंबर्स के पास मिला के 10% वोटिंग पावर होगी, दे हैव अ राइट कि वो प्रपोज कर सकते हैं किसी बंदे का नाम, लेकिन उस बंदे का नाम जिसकी कॉन्सेंट उन्होंने उससे ले ली है। A notice shall be given to company at least 7 days before date of AGM। AGM से कम 7 दिन पहले तक आपकी रिकमेंडेशन, आपकी नॉमिनेशन कंपनी को मिल जानी चाहिए। जैसे ही कोई नोटिस मिलेगा कंपनी को, वेरी फर्स्ट नोटिस, कंपनी इमीडिएटली रिटायरिंग ऑडिटर को कॉपी ऑफ नोटिस भेज देगी फोर्थविथ। ये क्या होता है? इमीडिएटली, फिल फॉर, दस्ती, फौरी, दिन नहीं बताए, इतने दिन, इस तरह से फौरी। जैसे ही पता लगा बस एसएप। एसएप क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल। नंबर 2, वेबसाइट पे चढ़ा दें नोटिस। क्योंकि आपने सारे मेंबर्स को अभी नहीं बताया, बजाय इसके अब 7 दिन से कम टाइम रह गया है, इस वक्त खत भेजेंगे, कब मिलेगा, कब पढ़ेंगे, तो सारे मेंबर्स को पता होता है कि मीटिंग में जाने से पिछले हफ्ते अगर हम वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आई हुई हैं। तो वेबसाइट पे डाल दें कि ये रिकमेंडेशन आ गई है अपनी वेबसाइट पे, ताकि आपके मेंबर्स देख सकें, और रिटायरिंग ऑडिटर को फौरन से बता दें। रिटायरिंग ऑडिटर कैन मेक रिप्रेजेंटेशन टू कंपनी एटलीस्ट 2 days before AGM। It shall be read in AGM and it shall be mandatory for auditor to attend the meeting। And finally, company shall intimate the registrar within 14 days of appointment या removal या casual vacancy या जो भी कुछ हुआ है, along with consent of appointed auditor। तो ये बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है, और अगेन मैंने इसमें थोड़ा सा वाक्य बना के इसमें थोड़े बहुत मसाले भी ऐड किए, लेकिन काम की बात एग्जैक्टली टू द पॉइंट इतनी है। और जब उनके पास थोड़े नंबर ज़्यादा हो और वो लॉजिकल ना पूछना चाहें, और पेपर ऑलरेडी काफ़ी लॉजिकल हो चुका है, और यहाँ से सीधा सवाल पूछना चाहें, तो ये उनका फेवरेट एरिया है कि वो कहते हैं कि अच्छा एक नया ऑडिटर आ रहा हो तो पुराना ऑडिटर क्या करेगा, या पुराना ऑडिटर कैसे जाएगा और नया ऑडिटर कैसे आएगा। तो ये वो प्रोसेस है। तो क्या हमें ऑडिटर की यहाँ तक अपॉइंटमेंट समझ आ रही है? अपॉइंटमेंट, अभी हमने ये नहीं समझा कि किस लेवल का ऑडिटर होना चाहिए, हमने समझा उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसका रिमूवल कैसे होता है, और उसकी रिटायरमेंट कैसे होती है। तो अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट और रिमूवल, ये रिटायरमेंट और रिमूवल में क्या फ़र्क होता है? रिटायरमेंट का मतलब वो अपना टेन्योर पूरा करके जा रहा है, 5 साल पूरा होने पे अगर जाए तो वो रिटायरमेंट है। जैसे हमारे पॉलिटिकल उसमें वो होता है कि जी 5 साल जो पूरी करती है हुकूमत, वो ख़त्म, अपना टेन्योर पूरा कर रही होती है, वो रिटायर हुई है, और किसी को दरमियान में निकाल दिया जाए तो वो रिमूवल होता है। तो पाकिस्तान में आज तक सिर्फ 2 दफ़ा हुकूमतों ने अपना टाइम पूरे किए हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया है, और वो भी मीसाके जमहूरियत की वजह से। जब 2 बुजुर्ग पार्टियां आपस में बैठे, उन्होंने सोचा कि भाई अब हम तीसरे वालों को बीच में नहीं लेके आएंगे, तीसरी पार्टी नहीं, तीसरी ताकत। तो उन्होंने कहा तुम्हें मेरे से मसला हो, मुझे तुमसे मसला हो, शोर मचाएंगे, मीडिया पे शोर मचाएंगे, फेसबुक पे कचरा मचाते रहेंगे, लेकिन कोई अंकल टॉम को नहीं बुलाने जाएगा कि जी आप आए मेरी मदद करें। तो इन दोनों ने आपस में वादा किया, और उसके बाद पाकिस्तान में थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हुई, और पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा किया। जरदारी दौर बहुत बुरा दौर था, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया। आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी हुकूमतें टकरें खाती हैं, फिर सीखती हैं, फिर बेहतर होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पे चला। फिर अगली हुकूमत आई, वो जमहूरियत के रास्ते पे चली, फिर अचानक से हमारा फेवरेट लीडर आया। उसको लगा कि ये तो इन्होंने जो आपस में वादा कर लिया है, तो ये तो एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी हुकूमत बना दिया करेगा। हमारा लीडर अंकल टॉम के पास चला गया, कहानी वहाँ से ख़राब हुई। तो मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट थी अपने लीडर की, लेकिन उस लीडर ने गलत रूट चूज़ किया, जिसका अब हम भुगत है। वो जो दोबारा से उनको बुला लिया कि आप आएँ, आप मुदाखलत करें, टीवी पे आके जलील किया कि क्यों नहीं कर रहे मुदाखलत, क्यों न्यूट्रल हो गए, वो तो जानवर होता है। आपको याद होगा इस तरह की तकरीरें। तो
अनफॉर्चुनेटली मतलब वो वही बात है कि लीडर बड़ा अच्छा था, लेकिन उसने ये एक्शन खतरनाक कर दिया। ये एक्शन ऐसा था कि सबके गले पड़ गया और सबने उसे कहा ऐसा कर रहे हो, फिर बाद में तुम्हें भी चैन नहीं आना, हमने देख लिया है इनको, जब बुलाते हैं उसके बाद सबसे पहले यही उड़ा देते हैं हमें। तो बस वो एक सियासी गलती हो गई हमारे कप्तान से, वो ले आया, उस वक्त तो उसे पावर मिल गई, पाकिस्तान भर का कंट्रोल मिल गया, लेकिन उसके बाद जहां उसने अंकल टॉम से कहा जी आपके भी कुछ फैसले गलत होते हैं, उन्होंने कहा बस ठीक है सही है, मैं फिर अपनी मिसाक जमहूरियत वाली पार्टी से दोस्ती कर लेता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा मिसाक तो तबाह हो गया, अब मेरे साथ दोस्ती कर लो, नहीं तो मैं दूसरे के साथ तो दोस्ती करके बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है फिलहाल दोस्ती कर लेते हैं और अंदर खाते आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम इनको माइनस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वो बड़े जोश में आ चुके हुए हैं, जितना उनको जलील हमारे अपने ही कप्तान ने कर दिया था ना, अब वो अगले 25-30 साल तक तो जो है ना वो दोबारा से जमहूरियत को शायद उस तरह से परवान ना चढ़ने दें। तो बहरहाल अगर हमारे अपने लीडर से भी गलती हो तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। आप लोग नहीं मानते, आप शख्सियत को ज़रा पसंद करते हैं, आपसे ज़्यादा दफ़ा वोट मैंने डाला हुआ अपने कप्तान को, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ और मैं ज़रा एक पुख्ता एज पे हूँ और मुझे वो नज़र आ रहा है तो अल्लाह आपको भी जल्द बसीरत दे और आपको भी समझ आए, आप फेसबुक वाले ओपिनियन से बाहर निकलें और आपको पता लगे कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा बुरा सलूक हुआ। ये एक फ़ैसला सारे फैसलों पर भारी है कि उनको दोबारा बुला लिया जाए। तो बहरहाल अब पाकिस्तान में प्योर डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है, ऐसी है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल और ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं और इस सब में हम इन्वॉल्व हो गए। अब सवाल ये कि ऑडिटर होगा कौन, क्या होगी क्वालिटी, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी। राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए मुझे दिखाने की यहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पूछने की ज़रूरत है आपसे, क्या होंगे ऑडिटर के राइट्स। इंडिपेंडेंट, ये तो उसकी ड्यूटी है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या राइट्स हैं, उसे काम करने का मौका दिया जाए, जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है उसको प्रॉपर तरीके से दी जाए, जो बुक्स देखना चाहे उसे दिखाई जाए। भाई फिर सेठ कहे ना, वही जो ओनर ऑडिट करा रहा है वो कहे भाई ये मेरा बंदा है, इसको हर इन्फॉर्मेशन दिखानी है, समझो मैं ऑडिट करने आया हुआ हूँ। तो तमाम बुक्स की एक्सेस होनी चाहिए, तमाम रिकॉर्ड देख सके, जिस ब्रांच को जाके देखना चाहे ब्रांच को जिस बंदे से तफ्तीश करना चाहे, जिससे सवाल पूछना चाहे वो उसे ये ना कहे तुम कौन होते हो मेरे से सवाल पूछने वाले। तो ये ऑडिटर के राइट्स हैं। कोई ड्यूटी शूटी भी होगी ऑडिटर की, सही से काम करे, इंडिपेंडेंट हो, एक अच्छी सी रिपोर्ट दे। तो एक काम करते हैं हम राइट्स और ड्यूटीज़ को 200 में डिवाइड कर देते हैं। राइट्स आसान है, वो जल्दी से पढ़ लेते हैं, ड्यूटीज़ को कल परसों पे डाल देते हैं। आज का काम हमेशा कल परसों पे डाल के अच्छा तो लगता है। तो राइट्स देखने के बाद जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा उसमें हम देखेंगे ऑडिटर होता कौन है। राइट्स टू एक्सेस फ्रीली टू ऑल बुक्स एंड पेपर ऑफ कंपनी एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये जुमला समझ आता है, ऑडिटर के पास फ्री एक्सेस होगी तमाम बुक्स एंड पेपर ऑफ कंपनी की और तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। एक्सेस टू कॉपीज या एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रांच रिकॉर्ड्स एज ट्रांसफर टू प्रिंसिपल ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के जो रिकॉर्ड प्रिंसिपल ऑफिस में मंगवाए जाएं उसकी इसको एक्सेस होगी। टू रिक्वायर एनी ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड हिम नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नीचे दिए गए लोगों में से किसी से भी मालूमात ले सकता है, एनी डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, एनी पर्सन होल्डिंग और अकाउंटेबल फॉर एनी बुक्स, एनी सब्सिडरी ऑफ कंपनी, एनी ऑफिसर एम्प्लॉई वगैरह ऑफ सब्सिडरी, एनी पर्सन जिसके पास सब्सिडरी के रिकॉर्ड हो। तो कंपनी के लोग जिनके पास कंपनी के रिकॉर्ड हैं, सब्सिडरी या सब्सिडरी के वो लोग जिनके पास उनका रिकॉर्ड है, किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। फिर इसका राइट है कि इसको तमाम जनरल मीटिंग के नोटिस मिले और कंपनी की जौन सी मीटिंग अटेंड करना चाहे जाके अटेंड कर ले। कंपनी लो में आपने पढ़ा था कि नोटिस किस किस को भेजे जाते हैं, तो वहाँ था कि कंपनी के ऑडिटर्स को भी भेजे जाते हैं। पता नहीं आपको कंपनी लो थोड़ा थोड़ा सा याद है या नहीं। अच्छे टीचर से क्यों नहीं पढ़ते? नहीं तो मुझे तभी तो आपको देख के कह रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं कि अपने स्टूडेंट में कहा कि अच्छे टीचर से क्यों नहीं पढ़ लेते। ऑडिटर्स एंटाइटल्ड टू बी हर्ड। लग रहा है आप में से किसी का मेरिट सर्टिफिकेट भी आए, मज़ा आए कि हम कहेंगे चलो नई स्कीम, मतलब ये स्कीम चल रही है इसमें अभी तक 7 अटेम्प्टें हुई हैं और 3 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अपने बच्चों का मेरिट आया है। तो अगर एक दफ़ा और आ जाए तो मैं कहूँ कि आधे टाइम्स जो है ना वो हमारे बच्चों का मेरिट आया और आधे टाइम पूरे पाकिस्तान में से किसी का मेरिट। तो बस अल्लाह करे इस दफ़ा आए ताकि वो हिंसा पूरा हो जाए 8 में से 4 वाला। ऑडिटर्स एंटाइटल्ड टू बी हर्ड एट एनी जनरल मीटिंग। किसी भी जनरल मीटिंग पे अगर वो बोलना चाहे जहां पे वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और जहां पे उसका एजेंडा डिस्कस हो रहा है, एक मीटिंग में डिस्कशन हो रही है कि अकाउंट्स और ऑडिट में ये मसले आ रहे हैं, तो वहां वो बोल सकता है।
लेकिन अगर डिस्कशन हो रही है कि इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करें या उस कंपनी में, और ये कहे मेरे ख्याल में वहाँ ना करें, मज़ा नहीं आएगा, तो ये इसका राइट नहीं है। इसका राइट है, ये हर उस मीटिंग में ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी हर्ड, कि इसकी बात सुनी जाए, विच ही अटेंड्स ऑन पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न हिज एज ऑडिटर। जब भी किसी बिजनेस का, किसी मीटिंग के किसी बिजनेस का कोई हिस्सा ये एज ऑडिटर अटेंड कर रहा है और वो इसको रिलेट कर रहा है, वहां अगर ये बोलना चाहे तो ये बोल सकता है। तो क्या यहां पे ये सारी बात समझ आ रही है? आज की आखिरी बात, कौन होगा ऑडिटर? हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन ऑडिटर नहीं हो सकता, हम ये देखेंगे कौन सी तालीम रखने वाला ऑडिटर होगा, क्या होनी चाहिए ऑडिटर की तालीम। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, तालीम, हमने इस पे पहले बात की थी। कौन लोग पाकिस्तान में ऑडिट कर सकते हैं? CAs कर सकते हैं और CMAs कर सकते हैं। अब ये CMA क्या है? असल में CA किसे कहते हैं? अगर मैं S को गायब कर दूं, यहाँ I डाल दूं और यहाँ P डाल दूं, ये एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, दरमियान में कुछ अजीब सा लफ्ज़ है। तो CA क्वालिफिकेशन को कहते हैं और ICAP इदारे को कहते हैं। तो एक भाई साहब ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग गलती में कहते हैं जी मैं ICMAP करना चाहता हूँ, या तो वो कहना मैं ICAP करूँ या ICMAP करूँ, तो लोग कहते हैं मैं CA करूँ या ICMAP करूँ। तो ICMAP इदारे का नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन का नाम है CMA, जैसे हमारी क्वालिफिकेशन का नाम है CA। तो पाकिस्तान में कंपनियों को ऑडिट इन दो के अलावा कोई नहीं कर सकता, और इन दो में से भी ज़्यादा पावर है CA के पास। सारी पब्लिक कंपनियां चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, सारी वो प्राइवेट कंपनियां जो पब्लिक की सब्सिडरीज हैं, पब्लिक के अंडर आती हैं, वो भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। सारी वो प्राइवेट कंपनियां जिनका कम से कम 3 मिलियन शेयर कैपिटल है, उनको ऑडिट भी सिर्फ CA कर सकता है। वो प्राइवेट कंपनी जिसका 3 मिलियन से छोटा शेयर कैपिटल हो, वो किसी पब्लिक की सब्सिडरी भी ना हो, वहां दो तरह के लोग ऑडिट कर सकते हैं, या CMA या CA। यहां पे भी स्लैश में करके आ गए। बड़ी जंग की है ICAP ने इसके लिए। अक्सर कवानीन में बाद में कुछ ना कुछ और क्वालिफिकेशंस ऐड होती थी, और ये हमेशा जाते थे, ताल्लुक इस्तेमाल करते थे और इंश्योर करते थे कि यहाँ सिर्फ CA रहे। अभी CMA जो कि इनका अपना ही सिस्टर कंसर्न है, इनको उस पर भी उलझन है कि वो क्यों है यहाँ, हालांकि सारा कुछ आपको मिल गया। पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट 3 मिलियन से बड़ी वाली, प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडीज हैं, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास हैं। वो कहते हैं 3 मिलियन से छोटी वाली कंपनी भी क्यों सेकेंड ऑप्शन दी CMA के। अच्छा, भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा वाला ऑडिट कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं भी हूँ, और हूँ भी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10-11 साल मारे खाया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर सकता। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने ऑडिट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लिया हुआ है ICAP से, वो, मैंने कॉलेज चलाने का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉलेज नहीं चला सकता, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने ऑडिट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। आसान अल्फाज में, जो ICAP को मजीद पैसे देता है, चूंकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेगा तो सालाना बेसिस पे 50, 60, 70 हज़ार ICAP को देगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे, क्योंकि मेरी वो दुनिया नहीं है तो ज़रा ज़्यादा सोचा नहीं। चूँकि कॉलेज के तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख टाइप की अमाउंट बनती है, और बाकी सारे सर्टिफिकेट मिला मिलू के 5 लाख से ऊपर का टीका हर साल हमें लग जाता है। तो चूँकि हम ऑडिट करने का लाइसेंस के पैसे नहीं देते ICAP को, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद मैं ऑडिट नहीं कर सकता। मेरे में सिर्फ एक खसूसियात में, एक खासियत मिसिंग है कि मैं पैसे नहीं दे रहा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उनके मुताबिक कम्पिटेंट हूँ, मेरे पास टीम है, मेरे पास निज़ाम है, लेकिन मैंने वो पैसे नहीं दिए जिससे मेरे पास वो सर्टिफिकेट आ जाए जिससे मैं वो ऑडिट्स कर सकूँ। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हासिल किया है, वो ऑडिट कर सकता है।
वो सीएमए जिसने अपने आईसीएमए से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है वो ऑडिट कर सकता है। अगर अकेले की बात करूं, एक इंसान की बात करूं। अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो फर्म जिसमें मेजॉरिटी लोग सीए हैं, अगर वो फर्म सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेती है तो वो भी ऑडिट कर सकती है। अगर वो सीए फर्म है, सीए फर्म कहते हैं एक ऐसी फर्म जिसके आधे से ज्यादा पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो अगर एक फर्म में 6 पार्टनर है और उनमें से 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 2 सीए फाइनलिस्ट हैं, तो हम उसको सीए फर्म कह सकते हैं। तो सीए फर्म ऑडिट कर सकती है या अकेला सीए ऑडिट कर सकता है। सीए फर्म हो तो उसको भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगा, और इंडिविजुअल सीए तो उसको भी चाहिए होगा। इसी तरह से इंडिविजुअल सीएम में होगा तो उसको भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। और अगर सीएम में फर्म होगी तो फर्म को सर्टिफिकेट लेना होगा। और सीएम में फर्म कौन सी फर्म को कहेंगे? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्वालिफाइड होने चाहिए। तो फर्म को तब सर्टिफिकेट मिलता है जब उसके मेजॉरिटी के पास वो वाली क्वालिफिकेशन हो जिस बॉडी से वो रिलेट कर रहे हैं। तो सीए फर्म को तब सर्टिफिकेट मिलेगा जब आधे से ज्यादा पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। सीएमए फर्म को तब सर्टिफिकेट मिलेगा जब आधे से ज्यादा सीएमए होंगे। फर्म को मिल जाएगा काम। जब वो ऑडिट एंड होगा, उस पर साइन करने की बारी आएगी तो फिर नॉन सीएमए या नॉन सीए साइन नहीं कर सकेगा। वो जो पार्टनर्स में से सीए थे वो साइन कर सकते हैं। तो अगर 6 पार्टनर हैं, 4 सीए और 2 सीए नहीं है, तो फर्म को एज अ होल ऑडिट मिल जाएगा। लेकिन इस ऑडिट पे साइन उन 4 में से कोई कर सकता है, उन 2 में से नहीं कर सकता। याद रहेगा? तो कौन होना चाहिए ऑडिटर? किताब ने हमें बताने की कोशिश की। ऑडिटर शैल बी अ सीए हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAP और अ फर्म ऑफ CS। ये एक फर्म ऑफ सी होनी चाहिए। कब? पब्लिक कंपनियों में। वो प्राइवेट कंपनियां जो कि पब्लिक की सब्सिडरी हैं, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कम से कम 3 मिलियन है। ये इन सब का ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ICAP, जो कि आपको बहुत बुरा लगता है, इसने आपके फ्यूचर एवेन्यूज़ के लिए या आपकी कमाई के लिए, आपके फ्यूचर के बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए कानून में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करके आपको एवेन्यूज़ दी हैं। अब पाकिस्तान में मौजूद समझें तकरीबन मोर देन 90% कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा। जी, जी, इन्होंने कहा कि सीएम में भी इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो लॉ में चेंज करवा दे। तो इसका क्या हाल है? देखें, आज इंसान इतना वो खुदगर्ज होता है कि आज कमरे में बैठे बैठे जैसे ही पता लगा कि सीएम में लिखा है तो ये कह रहे हैं क्यों? अगर वो कल को स्ट्रांग हो गया और मेरी जगह पे आ गया तो क्या होगा? ICAP यहाँ थोड़ी सी बेईमानी करता है। ICAP एक इदारा भी है और एक रेगुलेटर भी है। ICAP एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि पाकिस्तान में अकाउंटेंसी के फ़रोग के लिए काम कर रही है। और ICAP के अंदर कुछ इदारे आते हैं जिनमें से एक का नाम ICAP इटसेल्फ है एज अ इदारा, एक इदारा है ICMAP, एक इदारा है PIFA। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे वो नहीं होता जॉइंट चीफ ऑफ फोर्सेस, वो अपनी फोर्स का तो चीफ होता ही है, वो सारी फोर्सेस का चीफ भी होता है। तो इसी तरह से ICAP वो जॉइंट फोर्सेस का चीफ है। तो ICAP के अंडर ICAP इटसेल्फ, ICMAP और ये आते हैं। तो जहां कानून वगैरह की बात आती है और ICAP आके चीज़ों को वीटो कर दे। एक दफ़ा ICAP को नहीं पता लगा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2020 में, जिसमें ये जो 3 मिलियन की लिमिट है ये किसी ने खामोशी से 10 मिलियन कर दी। कानून भी अप्रूव हो गया। जैसे ही इन्हें पता लग गया, ये वहाँ गए और उन्होंने कहा कि जी बीइंग अकाउंटिंग प्रोफेशन का हेड, मैं ये मानता हूँ कि ये वाली चीज़ से क्वालिटी ख़राब होगी, जिसकी वजह से ICAP और ICMA में फासले बढ़ गए और ये एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो गए बिला वजह। तो अनफॉर्चुनेटली ये वो वाहिद बेईमानी है जो हम लोगों को अच्छी लगती है। पैसा नोटू कनेक्टेड है ना। अगर इस बेईमानी से हमें नुकसान होता तो हमें बुरी लगती। वही वाली बात है कि फ़ौज तब बुरी लगती है जब वो अगेंस्ट होती है, और जब वो हमें हुकूमत में लेके आती है तो वो कौम के बाप होते हैं, उनके बारे में बात नहीं की जा सकती। वो नेक लोग होते हैं, वो फरिश्ते होते हैं, उनकी रूहानी सारे हम रिवायात बयान करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल वही वाली बात है ना कि वो अपना, तो इसलिए ICAP बड़ी कोशिश कर रहा है कि आप लोग, ये जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं FCS, ठीक है, इन लोगों के लिए ICAP ने ये चीज़ की हुई है कि आप कल को CA करने के बाद अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं तो आपके पास पाकिस्तान की हज़ारों कंपनियों का मार्जिन आ जाएगा कि आप उनको ऑडिट कर सकेंगे। फिर वहाँ एक अलग जंग है
कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने कितना अच्छा काम किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगेन कंपनियां जाएंगी बड़ी वाली फर्म के पास ऑडिट करवाने, लेकिन वो ज़्यादा फीस लेंगे। आप ज़रा गरीब फर्म होंगे तो हो सकता है आप कम पैसों में अच्छी सर्विस देने की कोशिश करें, तो फिर वो एक अलग मुकाबला है। लेकिन बहरहाल यू हैव एन एवेन्यू कि आप अपना एक मेज़ कुर्सी रख के आप, और सामने आपका एक असिस्टेंट बैठा हुआ और एक लैपटॉप आपके पास हो और सर पे पंखा चलता हो और थोड़ा सा इंटरनेट आता हो, आपका कारोबारी अड्डा तैयार। आप अपने घर में अपने ड्राइंग रूम से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। डॉक्टर को तो फिर माहौल चाहिए होता है अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, वकील को माहौल चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लैपटॉप और नेट चाहिए होता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर सर्विसेज कंप्यूटर बेस्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है कि अगर हम लोग कारोबार की तरफ जाना चाहें तो हम अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करके सर्विसेज बेच सकते हैं, और अगर हम नौकरी करना चाहें तो हमें प्रीमियम नौकरी भी मिलती है। तो ये ICAP जो हमें इतने सारे फ़ायदे देता है, हमें जहर लगता है। क्योंकि हम फेसबुक से पूछते हैं ICAP कैसा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो कि सताए हुए होते हैं ICAP के, वो उसके बारे में गालम गलोच का इजहार कर रहे होते हैं। तो एक इदारा आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, सोच रहा है, उसकी पॉलिसियों में गलती हो सकती है, लेकिन उसको जब बुरा समझते हैं ना, तो फिर हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है। फिर आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे ICAP के अंडर प्रैक्टिस, भाड़ में जाए ICAP। दूसरे मुल्क जाएंगे, जलील होंगे और अपने पाकिस्तान में करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। कहत है इस वक्त मुल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, हर CA फाइनलिस्ट मुल्क से बाहर भाग रहा है। जो फाइनलिस्ट रुक रहा है वो 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है फाइनलिस्ट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रोक रहा है, फर्म्स वालों की सीटों के इस वक्त मसले बने हुए, उनके पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को 4-4 लाख रुपए फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुल्क में सप्लाई बहुत कम हो गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और दुनिया भर में अच्छी खासी डिमांड है। लेकिन इंटरनेट पे आपको बहुत लोग रोते नजर आएंगे CA करने का फ़ायदा कोई नहीं, तबाह हो जाता है बंदा, क्योंकि CA होता नहीं ना। लेकिन अगर हो जाए तो वो आपको 4 चांद लगा देता है। और इवन फाइनलिस्ट बन के भी किसी भी और फील्ड में आप MBBS में गए और आप दरमियान में फंस गए तो आपका कोई मज़े का कैरियर नहीं होता। इंजीनियरिंग में गए दरमियान में फंस गए, कोई कैरियर नहीं है। CA में गए दरमियान में फंसने के बाद भी आप एक मुनासिब सा कैरियर शुरू कर लेते हैं और एक अच्छे डिसेंट पैसे कमा लेते हैं। और हम बस नफ़रत हमें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ऐसे मत करें। नफ़रत करने वाला बंदा ना सड़ता रहता है, अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। उसकी अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है, उसकी अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है। तो मसले हैं, दुनिया में मसले हैं, बजाय इसके कि हम हर वक्त उस पर रोते रहें और अपनी परफॉर्मेंस ख़राब करें। अगर हम एम्ब्रेस करें कि हम एक अच्छे परफेक्ट मुल्क में नहीं और इस मुल्क के चैलेंजेस इसी तरह से रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फ़र्दर क्या जनरेट कर सकते हैं, तो इस मुल्क में बहुत कुछ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। नहीं नज़र आएंगे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रोते हुए, सिवाय उसके जो कि कंपिटेंस का मसला होगा और खाम का हर चीज़ का जिम्मेदार अपने माहौल को डिक्लेयर कर देता होगा। जिसको भी काम करना आता है वो यही कह रहा है कि काम ज़्यादा है और मेरे पास ज़िंदगी में वक्त कम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचिंग में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो आपको कभी फारिग ही नहीं नज़र आएगा, इतना काम है। टीचिंग तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुबह से लेकर रात तक आपको जनाब अपने कॉलेजेस में बैठे काम करते नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि काम ज़्यादा है और मेरी ज़िंदगी छोटी है। और जो प्रोफेशन में है, जो सर्विस में है, उनको भी पता है कि इतना काम है कि वो सारा कर ही नहीं सकते। इंटरनेशनली इतना काम है जो पाकिस्तान को आउटसोर्स हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान बैठ के कितने कितने मुल्कों को उनका काम पकड़ के दे रहा है और बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है। सिर्फ थोड़ा सा मोहब्बत करें अपने इदारे से। जैसे ही आप मोहब्बत करना शुरू करेंगे, आपके पेपर भी बड़े आराम से पास होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होंगे तो नफरत नहीं होगी। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये खा जाती है हमें। जैसे वो मशहूर मीम थी ना, वो CA जवानी खा जाता है। पता नहीं कौन सी जगह का कौन सा क्लिप निकाल के उसमें कौन से इमोशनल आवाज़ें ऐड की। आप लोग ये करते हैं फॉर कंपनीज। उन्होंने कहा जी हमने पढ़ लिया, जब आप जज्बाती तकरीर कर रहे थे तो वो तो फजूल सी बातें थी, हमने बीच में पढ़ लिया। वो कंपनीज जो अदर देन अबव हैं, जल्दी से देख लेते हैं, 1-8 मिनट का हमारे पास मार्जिन है। वो कंपनीज जो ऊपर के अलावा हैं, यानी कि इनके अलावा CA भी कर सकता है, CMA भी कर सकता है, और वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस CA वालों से लिया वो या CMA वालों से ले लिया हो। वो फर्म जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स वो वाले क्वालिफाइड हैं, यानी कि CA हैं या CMA, वो फर्म अपॉइंट हो सकती है। लेकिन साइन कौन करेगा? ओनली पार्टनर जो कि वो वाला क्राइटेरिया मीट करता है क्वालिफिकेशन का, वो साइन कर सकेगा। डन।
तो कल आपने इतना पढ़ के आना है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन 1-2 दिन कोशिश करें कि छुट्टी ना करें, तो उन 1-2 दिन में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिन है कल, जब हम 11 प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे कि कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।